सो हमने आज कौन सा पेपर करना है? अक्टूबर नवंबर 2022 पेपर 2 वेरिएंट 2। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अगेन वही बात, इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी बना हुआ है, बट आपको पता है कि अब आपके 2023 से कोई सेक्शंस नहीं होंगे। So you will just have one single paper with no sections in it, and you have to do all the questions. There is no choice. ठीक, चलो। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है कि a train travels along a horizontal track at time 0. Train passes through station P. Okay. At constant speed without stopping. The train applies the brakes. The driver applies the brakes 70 seconds before reaching station Q. The train decelerates, as you can see from the graph. तो इस मोमेंट पे टाइम 0 पे ट्रेन जो स्टेशन पी से गुजर रही है, उसकी स्पीड इस वक्त कितनी है? 70 समथिंग है। देन यहाँ पे वो स्टेशन क्यू रीच कर रहा है, बट 70 सेकेंड्स बिफोर दैट he started to apply the brakes, so he uniformly decelerates and then stops at Q. Determine the distance between station P and station Q. So basically आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालना है, और आपको पता है कि ये आप कैसे निकालते हो? एरिया अंडर द ग्राफ से। ठीक है, नो अप्लाइंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, सो इसलिए आपको एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है। ट्रेपीजियम की शेप है, वैसे आप रेक्टेंगल और ट्रायंगल भी बना सकते हो, हम ट्रेपीजियम की शेप से करते हैं। हाफ इनटू ये हाइट लेंगे, इस हाइट में आपके पास ये जो इनिशियल स्पीड आ रही है क्या आ रही है? 60, 70, 72, 74, 76, 77 इसकी जो है वो इनिशियल स्पीड आ रही थी, और फिर सम ऑफ पैरेलल लाइंस होता है। तो नीचे है आपके पास, नीचे वाली जो लाइन है ये है 120 के बाद 122, 124, 126, नीचे वाली लाइन 126, और ऊपर वाली लाइन है यहाँ पे है 50 के बाद 52, 54, 56। सो केयरफुली ग्राफ को रीड करना। ठीक है, तो आप सब चीज़ें कर लो, कैलकुलेट करो, एंड में आपके पास आंसर क्या आता है? 7000। और 7000 जो है वो आपका यूनिट्स का क्या होगा? क्योंकि मीटर। मीटर्स पर सेकंड में है, तो इसलिए ये मीटर्स में होगा। अगर स्पीड किलोमीटर्स पर सेकंड में होती तो ये किलोमीटर्स में होता ऑब्वियसली। इसको आप 7 किलोमीटर्स भी लिख सकते हो, 7 टाइम्स 10⁻³ मीटर्स भी लिख सकते हो। मास ऑफ द ट्रेन is this, determine the deceleration of the train 70 seconds before it stops at the station Q. So deceleration निकालने के लिए आप gradient यूज कर सकते हो, ग्राफ का ग्रेडियंट यूज कर सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट पे कहीं भी आपको डिसेलरेशन फाइंड आउट करनी, वो यूनिफॉर्म है। सो एनीवेयर अलोंग दिस लाइन द डिसेलरेशन कैन बी फाउंड बाय टेकिंग आउट द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन। तो एक कोऑर्डिनेट हम ये ले लेते हैं, which is gonna be 56,77। एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, और एक कोऑर्डिनेट हम ये ले लेते हैं जो लास्ट वाला है, which is 126, क्या है ये? 126, कितना है ये? 0। यप, ठीक। तो ग्रेडियंट निकालेंगे, 0 - 77। बाद वाला जो y कोऑर्डिनेट है वो पहले लिखा जाता है, y2 - y1 अपॉन 126 - 56। नीचे 70 आएगा, ऊपर -77 आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा, है ना? क्यों आ रहा है नेगेटिव आंसर? क्योंकि डिसेलरेशन है। यू डोंट हैव टू इंक्लूड द नेगेटिव साइन, बट यू शुड स्टिल अंडरस्टैंड कि ये जो नेगेटिव साइन है ये डिसेलरेशन को शो कर रहा है। तो आपने 1.1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट्स नहीं बोलना बेटा प्लीज, हर जगह यूनिट आपको लिखने ही लिखने हैं लाजमी।
कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स एज इट डिसेलरेट्स। रिजल्टेंट फोर्स होती है F इक्वल्स एम ए। सो हमें मास ऑफ द ट्रेन बता दिया इन्होंने, और हमें डिसेलरेशन उसकी पता है, तो उससे हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। कितनी आ रही है? 418,000 ये है न्यूटन में। अगर आप इसको ऐसे भी लिख दो तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी सही है, लेकिन अगर आप इसको 4 2 मतलब राउंड अप कर रहे हो, अगर 4 0 लगा रहे हो, 420,000 कर रहे हो, तब भी सही है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, क्योंकि डेटा सारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दे सकते हो। बट 418,000 इज ऑल्सो फाइन, बोथ आर एक्सेप्टेबल, बट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, उससे ज़्यादा नंबर्स में आंसर मत देना। चलो जी, क्वेश्चन 2 पे चलेंगे। आज हम जरा बिल्कुल पॉज किए बगैर जरा स्पीड में चलेंगे, कोशिश करेंगे 1.5 घंटे के अंदर अंदर पेपर कर लें। द फाउंडेशंस दैट सपोर्ट द बिल्डिंग आर लॉन्ग कंक्रीट सिलेंडर्स, पाइल्स कहते हैं इनको, आर पॉइंटेड एट वन एंड। अ पाइल ड्राइवर इज अ मशीन दैट फोर्सेस द पॉइंटेड कंक्रीट इनटू द ग्राउंड। तो ये हैवी ब्लॉक है जो पाइल ड्राइवर है, इसको ऊपर से छोड़ते हैं, इस पे आगे गिरता है और ये एक नेल की तरह जो है थोड़ा सा और ग्राउंड में धंस जाता है। ठीक, अब वो दिखा रहे हैं कि हैवी ब्लॉक जो है ना वो आपका, उसका मास इतना है। इट इज लिफ्टेड इनटू द एयर देन ड्रॉप्ड ऑनटू द कंक्रीट सिलेंडर, दिस फोर्सेस द सिलेंडर इनटू द ग्राउंड। हैवी ब्लॉक की डायमेंशंस दिखाई हुई हैं। उसका ये दिया हुआ है आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये दिया हुआ है उसका हाइट। क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट करने से क्या आएगा? उसका वॉल्यूम आ जाएगा। आपसे मांगी डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास है उसका 2.9 टाइम्स 10⁴, बट आपको वॉल्यूम नहीं पता। मॉक में भी एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आया था, मिलता जुलता कुछ। बहुत सारे लोगों ने एरिया से ही डिवाइड कर दिया था, या कोई लोग हाइट से ही डिवाइड कर रहे थे। भाई पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम साइड पे पहले कैलकुलेट कर लो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो 1.8 इंटू 2.0, इससे वॉल्यूम आ जाएगा। ये वॉल्यूम नीचे आ गया, ऊपर हमारे पास मास आ गया, तो कैलकुलेट किया और क्या जवाब आया? 8.1 टाइम्स 10⁻3, यानी कि 8,100। इसका यूनिट क्या होना चाहिए? केजी में मास था और मीटर क्यूब में वॉल्यूम था, तो केजी पर मीटर क्यूब। ठीक हो गया? आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तक तो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा सवाल नहीं आया। स्ट्रेट स्ट्रेट पेपर है, बिल्कुल सीधा सीधा। पाइल ड्राइवर lifts the block from the top of a concrete cylinder through a height of 0.8, तो उसको कंक्रीट सिलेंडर से के ऊपर से उठा के इतना रेज कर रहे हैं 0.8 मीटर्स। जी की वैल्यू कह रहे हैं 10 ले लो, हम 10 ले लेंगे, ठीक है, लेकिन मैं बार बार याद करा रहा हूँ 9.8 ही होगी इस बार से। कह रहे हैं जी जीपीई जो गेन की है उसने, गेन, गेन पे जोर है, वो निकालें। कैसे निकालते हैं? Change in gravitational potential energy is found using mgh. Mass of the concrete block you already know from the previous part, 2.9 times 10⁴। जी हम यहाँ पे 10 ही ले लेते हैं, चलो। और हाइट क्या है? 0.80। तो इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई किया, आपकी जीपी में गेन कितना आ रहा है भाई? 2.3 टाइम्स 10⁻। कितने लोगों ने ये पेपर जो है वो पहले से सॉल्व किया हुआ है? कैन यू रेज योर हैंड्स? कितने लोगों ने पहले से पेपर सॉल्व करके रखा हुआ है? शो ऑफ हैंड्स प्लीज। अशबर, आमिना। दो ही लोग बता रहे हैं बस हमने किया हुआ है, तो फिर साथ साथ करो बेटा प्लीज। अगर आपने नहीं किया हुआ तो साथ साथ करो प्लीज। मुझे पता है मैं तेज चल रहा हूँ, बट बहुत आसान सीधे सीधे क्वेश्चन, अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं जिसमें मैं रुकूं है। द ब्लॉक इज देन ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट onto the top of the concrete, calculate the speed just before it hits the concrete cylinder। तो भाई जब
आपका ब्लॉक ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या होगा उसके साथ, उसकी जीपीई कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में. इट्स दैट सिंपल. तो कहना इसे that the change in kinetic energy of the block should be equals to change in its GPE. तो उसको जितना ऊपर से ड्रॉप किया था वो ये हाइट थी, लेकिन हम पता है कि वो कितना उसकी जीपीई में कितना चेंज आया था, 2.3 टाइम्स 10⁵ का चेंज आया था जीपीई में. काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है उसको आप इनिशियल माइनस फाइनल लिख सकते हो, राइट. यू कैन राइट फाइनल के ई माइनस इनिशियल के ई, फाइनल के ई माइनस इनिशियल के ई. अब यहाँ पे काइंड ऑफ यूजलेस है इनिशियल के ई लिखना, लेकिन फिर भी आई एम राइटिंग दिस जस्ट टू एक्सप्लेन कि हमेशा हमेशा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो वेस्ट नहीं हो जाएगी. इसको आपको आदत डालनी चाहिए लिखने की. अब अभी इनिशियली इट वाज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, तो इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो चलो जीरो थी, ठीक है. इसको मैं चलो यहीं पे ऐसे काट के जीरो लिख देता हूँ. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी. अब हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हम लेफ्ट साइड पे हाफ mv² जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख सकते हैं, where m is the mass and v is obviously the speed. और राइट साइड तो हमारे पास है ही. तो ये तो बहुत कॉमन टाइप का प्रॉब्लम है जो एनर्जी के क्वेश्चंस में हमेशा आता है कि चेंज इन जीपी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करते हैं आप, और उससे जो है या तो स्पीड निकाल लेते हैं या हाइट निकाल लेते हैं, जो भी अननोन क्वांटिटी होती है वो आप निकाल लेते हैं. तो बेसिकली एसेंशियली आप mgh और हाफ mv² को इक्वेट कर रहे हो. खैर mgh आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. लेफ्ट साइड पे m आपको ब्लॉक का दोबारा से अगर डालने की जरूरत है तो ऊपर डेटा में से देख लो, और v² जो है वो अननोन रहेगा. राइट साइड पे 2.3 टाइम्स 10⁵ है. नाउ यू रीअरेंज एंड सॉल्व. व्हाट डू यू गेट? सारी चीजें रीअरेंज करो, सॉल्व करो. आपके पास स्पीड आनी चाहिए 4.0 मीटर्स पर सेकेंड. कैन समवन कंफर्म दिस? ये सही है? यस सर, सही है. ओके. फिर भी एक दफा 3.98 आ रही थी, 3.982 आ रही थी. इसको राउंड ऑफ करके हमने 4.02 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ किया है, ठीक है. ये 3.9 ही होगा राउंड ऑफ होने के बाद, क्योंकि ये नंबर 8 जो है ये 5 से बड़ा है. तो ये 9 जो है 10 बन जाएगा, 10 बनेगा तो ये 4 बन जाएगा, तो ये 4.0 हो जाएगा. एनीवेज क्वेश्चन 3 पे आ जाए जी. हाँ जी. सर अगर मैं कभी राउंड ऑफ ना करके लिखूं, ऐसे 3.9 लिख दूं तो मेरे नंबर कट जाएंगे? 3.9 तो गलत हो जाएगा. अगर 3.98 लिख दो तो चलो सही है. 3.98 तो ठीक है. 3.982 में भी कोई इतना मसला फिर भी नहीं होगा, लेकिन आपको आदत डालनी चाहिए. अब 3 या 2 सिग्निफिकेंट फिगर में दो आंसर. 3.9 इज जस्ट आउटराइट रॉन्ग, बिकॉज ये अगर आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखो तो ये 3.9 बनता ही नहीं है, 4.0 बनता है. वो गलत राउंडिंग ऑफ करोगे तो फिर जाहिर सी बात है आंसर के मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है. 3.98 अगर आपने लिखना है तो आप लिख दो. सो अगर इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट के राउंड ऑफ में सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, तो फिर आप जो है वो एज इट इज लिख दो 3 या 4 सिग्निफिकेंट फिगर में. A man standing underneath a heater, okay, on a cold evening. इसका मेटल का हुड है. अच्छा, अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे. ये मेटल का हुड है, नीचे वाला सरफेस शाइनी है, ये रेड हॉट मेटल स्क्रीन है, ये इसका पुल ओवर जो है वो ब्लैक कलर का है, ये गैस का सिलेंडर है. ये मुझे लग रहा है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के बारे में सारा क्वेश्चन लग रहा है मुझे. सो कह रहे हैं जी गैस इन द सिलेंडर at the base of the heater is fuel for the heater. When the heater is operating, gas travels to the top where it burns. State the form of energy stored in the gas that is transferred by the heater. गैस की फॉर्म में कौन सी एनर्जी होती है जो हीटर इस्तेमाल कर रहा है? गैस के पास कौन सी एनर्जी होगी? गैस को हीटर क्या करता है यूज करने के लिए? गैस को बर्न करते हैं ना आप, गैस को बर्न करते हैं. तो फ्यूल को आप जब जलाते हैं तो आप उसकी केमिकल एनर्जी यूज कर रहे होते हो बेटा. कौन सी एनर्जी यूज कर रहे होते हो? उसकी केमिकल एनर्जी यूज कर रहे होते हो. आपके चूल्हे में भी जो गैस आ रही है
पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही वैसे, लेकिन वो भी आप जला रहे हो तो उसकी गैस की केमिकल एनर्जी ही यूज कर रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, metal screen surrounding the burning gas is heated by the gas until it is red hot. Okay, the hot metal screen warms the man who is standing underneath it. Describe how the thermal energy in the metal screen is transferred to the man and how it warms him. दो सवाल है, स्क्रीन से एनर्जी बंदे तक कैसे जा रही है, मेटल स्क्रीन ये रही बेटा, ये रेड हॉट है, यहां से एनर्जी यहां तक कैसे जा रही है, और फिर इसको वार्म कैसे कर रही है वो। सो अब आपने ये दो सवालों के जवाब देने हैं। यहां से यहां तक एनर्जी कैसे जा रही है, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन। कंडक्शन हो सकती है, नहीं। नॉट अ वेरी गुड मीडियम फॉर कंडक्शन, एयर इज नॉट अ वेरी गुड मीडियम फॉर कंडक्शन। कन्वेक्शन हो सकती है, क्या हॉट एयर ऊपर यस। नीचे जा सकती है, हॉट एयर ऊपर से नीचे नहीं जाती। अगर इसके सराउंडिंग में जो हॉट एयर होगी वो यहाँ से ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी, यहाँ से यहाँ हॉट एयर इसकी तरफ नहीं जाएगी। तो यहाँ से यहाँ जो हीट ट्रेवल कर रही है दैट कैन ओनली बी थ्रू इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। क्योंकि कन्वेक्शन जो है वो इट्स ऑलवेज अपवर्ड्स, इट्स नेवर डाउनवर्ड्स, हीट सोर्स से ऊपर की तरफ होती है कन्वेक्शन। सो क्योंकि वार्म एयर राइजेस, राइट। सो आप बताएंगे कि हीट किस तरह ट्रेवल कर रही है बंदे तक, बिकॉज ऑफ रेडिएशन। सो हीट इज ट्रांसफर्ड, पहले तो बताना है कि ट्रांसफर कैसे हो रही है, और फिर वो बंदा गर्म कैसे हो रहा है फर्दर ये भी बताना है। तो हीट इज ट्रांसफर्ड, राइट, फ्रॉम मेटल स्क्रीन टू द मैन एज इंफ्रारेड रेडिएशन या थ्रू इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड का वर्ड लाजमी मेंशन करना, सिर्फ रेडिएशन का वर्ड मत मेंशन करना, ठीक है। ये तो हो गई हीट ट्रांसफर, ठीक है। दो बातें यहाँ पे मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको 2 मार्क्स मिल गए। अब वो कह रहे हैं हाउ इट वार्म्स द पर्सन, दूसरा सवाल का जवाब। अब ये जो बंदा है ये हीट को एब्जॉर्ब कैसे कर रहा है, ठीक है। उसकी स्किन जो है, उसकी स्किन जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, सिंपल, ठीक है। तो बस इतनी सी बात ही आपने यहाँ पे रखनी है, रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द मैन। आपको गर्मी क्यों लग रही है हीटर के नीचे, बिकॉज आप रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हो, आपकी बॉडी, आपकी स्किन के अंदर रेडिएशन जा रही है, ठीक है। सो रेडिएशन इज absorbed by the man's body, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलेंगे। टॉप ऑफ द हीटर at the top of the heater a metal hood has a shiny lower surface. So वो कह रहे हैं कि हीटर के टॉप पार्ट पे ये एक मेटल का हुड बना हुआ है, लेकिन उसका जो बॉटम पार्ट है ना, ये वाला हिस्सा, ये शाइनी मेटल का बना हुआ है, इसका नीचे वाला हिस्सा जो है। अब वो ये कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई दिस मेक्स द एनर्जी ट्रांसफर मोर एफिशिएंट। जी सर वो शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट बैक करती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रेडिएशन ऊपर की तरफ भी जा रही है, अगर कोई रेडिएशन ऊपर की तरफ भी जा रही है, ये देखो रेडिएशन निकलनी कहाँ से, इधर से, रेड हॉट मेटल स्क्रीन से। अब हम आइडियली चाहते हैं कि रेडिएशन नीचे की तरफ जाए, लेकिन रेडिएशन तो हर डायरेक्शन में जाएगी, यूं भी जाएगी, यूं भी जाएगी, यूं भी जाएगी। ये जो हुड है, क्योंकि ये शाइनी मटेरियल है एंड शाइनी मटेरियल इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, तो यहां से रिफ्लेक्ट होके भी रेडिएशन नीचे ही जाएगी। इसलिए जो ऊपर की तरफ भी रेडिएशन ट्रेवल कर रही थी वो भी रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ चली जाएगी, विच मेक्स इट मोर एफिशिएंट, राइट। सो द इंफ्रारेड रेडिएशन that will travel upwards will be reflected
by the shiny metal as it is a good reflector. ठीक है, और बस यही कहानी हमने लिखनी है। और क्या कहते हैं, इससे जितनी भी हीट होगी वो बंदे की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाएगी। सो मोर हीट इज ट्रांसफर्ड टू द मैन। अगर ये हुड ना होता ऊपर तो क्या होता, जो नीचे जा रही है रेडिएशन वो तो जा रही है, लेकिन जो ऊपर की तरफ जा रही है वो फिर ऊपर को निकल जाती है, लेकिन इसको ये ऊपर जो है वो जाने नहीं दे रहा, सारी रिफ्लेक्ट कर रहा है नीचे। ठीक हो गया, ऑल क्लियर। अच्छा, अभी क्वेश्चन लास्ट पार्ट और भी है, उसके अब पुल ओवर के बारे में सवाल है। द एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस, द एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस, सो सर्दी हो रही है, एंड द मैन पुट्स ऑन द ब्लैक पुल ओवर। फोकस ऑन द वर्ड ब्लैक, बनाया हुआ भी उन्होंने ब्लैक कलर का। तो इसने अपनी जैकेट जो है वो पहन ली है। एक्सप्लेन, जैकेट जैकेट है स्वेटर है पता है। अच्छा जी, एक्सप्लेन वन वे in which wearing the black pullover helps to keep him warm. So भाई ब्लैक के बारे में क्या कहानी आपको पता है? बस एक तरीका ही बताना है, ब्लैक is a good absorber of infrared radiation. So man will absorb more heat. ठीक हो गया, बस इतनी सी बात है। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था कुछ। Let's go to the next part. Can we also talk about the material of the pullover, like it acts as an insulator? Yes, ये भी तरीका हो सकता है कि उसकी ऑलरेडी जो बॉडी के अंदर हीट है। गुड पॉइंट, दैट इज ऑल्सो अ वैलिड पॉइंट। उन्होंने कहा कोई एक तरीका बताएं, और वन पे फोकस था, बोल्ड किया होता, इसका मतलब कोई और भी मेथड हो सकता है। सो भाई आप वैसे भी स्वेटर, चलो हीटर और नो हीटर, स्वेटर पहनने से आपको फिर भी गर्मी सर्दी कम लगती है। क्यों कम लगती है? क्योंकि स्वेटर एक इंसुलेटर है, और आपकी बॉडी के अंदर से जो हीट निकल रही होती है उसको बाहर जाने से स्वेटर रोक देता है, एक इंसुलेशन की लेयर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये बात हम कह सकते हैं। और स्वेटर क्यों है गुड इंसुलेटर? बिकॉज स्वेटर जो है वो ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जिसमें बहुत सारी एयर ट्रैप हो जाती है। जितने भी मटेरियल्स ये जो अच्छे इंसुलेटर है ना, ये सारे मटेरियल इसीलिए अच्छे इंसुलेटर हैं क्योंकि उनमें छोटी 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 एयर की पॉकेट्स बन जाती हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं। एंड इट इज द एयर विच इज अ गुड इंसुलेटर और अ पुअर कंडक्टर विच मेक्स द स्वेटर ओवरऑल अ गुड इंसुलेटर। ठीक, तो ये भी बात कर सकते हैं डेफिनेटली कि आपकी जो स्वेटर में एयर ट्रैप हो जाएगी, और स्वेटर जो है आपकी बॉडी की हीट को बाहर निकलने से रोकेगा। अभी ब्लैक कलर से तो हम ये बता रहे थे कि बाहर की हीट को कैसे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, रेडिएशन को, बट नाउ द स्वेटर कैन आल्सो स्टॉप द हीट फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, साउंड वेव traveling in air or water contains compressions and rarefactions. Describe an experiment to show that a medium is required to transmit sound. You may draw a label diagram. कौन सा experiment है यहाँ पे? कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है? एक्सपेरिमेंट का सिर्फ नाम ही बता दो मुझे। इलेक्ट्रिक बेल वाला। बेल जार एक्सपेरिमेंट। क्या बन रहा है भाई? अच्छा, ये आपकी एक ग्लास जार होगा जिसको आपने इन्वर्टेड बना दो। यहाँ पे आप कह दो कि ये आपकी बेल लगी हुई है, इसके अंदर से ये वायर्स जा रही हैं टू पावर सप्लाई। ये क्या है? बेल। यहाँ पे एक छोटा सा गैप बना दो, और आप कह दो कि ये यहाँ से वैक्यूम पंप कनेक्टेड है। वैक्यूम में डबल सी आता है, डबल यू। ठीक है, एंड यू आर लिसनिंग फॉर द साउंड। ठीक है, ऑन द आउटसाइड। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन देयर इज एयर in the jar, the bell can be heard. When air
is removed using the pump, bell cannot, और ये कह लो can hardly be heard. Okay, बहुत ही अगर फेंट सी आवाज आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं आएगी. This shows that sound needs a medium to travel. तो वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं कर रहा. ऑलराइट, हो गई बात क्लियर? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. डायग्राम बनाना जरूरी नहीं, जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा यू मे ड्रॉ अ डायग्राम इफ यू विश. उन्होंने ये नहीं कहा ड्रॉ अ डायग्राम, मे का वर्ड यूज किया है, तो यू मे ड्रॉ अ डायग्राम. ठीक है, बट इसमें भी ये बात इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम बना दोगे तो बहुत सारी चीजें आपको लिखनी नहीं पड़ेंगी. ड्रॉ द डायग्राम एंड हाफ ऑफ योर वर्क इज ऑलरेडी डन. 1 मार्क तो मुझे डायग्राम से ही मिल गया. मैंने जो अपनी एक्सप्लेनेशन दी है उसको एज ब्रीफ एज पॉसिबल रखा है, बिल्कुल लंबा नहीं किया मैंने. ठीक है, चलो. When a sound wave passes through air or water, molecules move. Describe the motion of the molecules due to sound wave. जी कैसे मूव करते हैं? They vibrate. But what type of wave is a sound wave? Longitudinal or transverse? Longitudinal है. So they vibrate parallel to the direction. तो वो उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे जिस डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल कर रहा है. इन विच साउंड ट्रेवल्स. ठीक है, तो सिर्फ वाइब्रेट नहीं बताना बल्कि ये भी बताना है कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी या द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. ठीक है, चलो. What is meant by rare fraction? अच्छा, अब rare fraction जो है वो obviously क्वेश्चन की थीम से ही पता चल रहा है क्या पूछ रहे हैं, but what I've seen is, ऐसा होना नहीं चाहिए, but I've seen student confusing the term rare fraction and refraction and reflection with each other. So please be careful. अलग-अलग terms हैं, अलग-अलग मतलब है इनके. Yes, parallel to the direction of transfer of energy लिख दो बल्कि बेहतर है. So मैं ये कह रहा था कि do not confuse this term rarefaction with refraction. Refraction होता है वेव का बेंड हो जाना, वेव का एक बिहेवियर है. रेयरफैक्शन लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक फीचर है, एक पार्ट है. सो आपको पता है कि रेयरफैक्शन क्या होता है? आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसके अंदर जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो दे मेक दीज रीजन्स where the particles are further apart and regions where the particles are closer together. Can you identify those regions in the diagram below? कुछ ऐसे regions बन रहे हैं जहाँ पे particles ज़्यादा करीब है, जैसे कि ये और ये. तो आप इसको compression बोलते हैं. और ऐसे regions जहाँ पे particles दूर है इन्हें कहते हैं rarefaction. तो ये वाला जो region और ये वाला region है, यहाँ पे particles ज़्यादा दूर है. तो इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये रेयरफैक्शन का मतलब क्या है. A region in a longitudinal wave where what happens? Molecules are further apart, but you can also explain it in terms of एयर प्रेशर. साउंड के वक्त, साउंड में जब इस तरह मॉलिक्यूल्स दूर दूर जिस जगह पे जाते हैं हम कहते हैं कि रेयर फ्रैक्शन में प्रेशर सराउंडिंग से ज्यादा होगा या कम होगा? इस जगह पे प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? कम पार्टिकल्स हैं तो प्रेशर भी कम होना चाहिए, क्योंकि जो एयर प्रेशर होता है वो तो एयर मॉलिक्यूल्स की कोलिजन्स के ऊपर बेस कर रहा होता है. तो हम ये भी कह सकते हैं अ रीजन ऑफ स्पेस, अल्टरनेटिव डेफिनेशन ये है, वेयर pressure is lower than surrounding. और in other words आप ये कह सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर होता है यहाँ पे, और कंप्रेशंस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हायर प्रेशर होता है. सो ये हाई और लो प्रेशर वाले जो रीजन्स होते हैं, डेंसिटी भी कह सकते हो, डेंसिटी ऑफ द एयर और द पार्टिकल्स इज मोर और लेस. ठीक,
Okay, the figure shows a dolphin. Audible range of frequencies for dolphin is 75 hertz to 140,000 hertz. Okay जी. अब audible range आप लोग अपने syllabus में throughout humans की सुनते आते हो, वो कितनी होती है? 20 से 20,000 hertz होती है. This is for dolphin. Clearly dolphin की range जो है वो हमसे कहीं ज़्यादा है, especially higher end पे dolphin जो है वो हमसे कहीं ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकती है. हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड को हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं. स्पीड ऑफ द वेव इन साउंड इज 1500 मीटर्स. डॉल्फिन पानी में रहती है तो पानी के अंदर ही उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड बताई है. कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ साउंड दैट द डॉल्फिन कैन हियर. हाउ विल वी डू दिस? पहले तो बताओ फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? V equals to F lambda. V equals F lambda. अच्छा, अब V तो चलो डिसाइडेड है 1500. F की कौन सी वैल्यू यूज करूं भाई? दो वैल्यूज दी हुई है. इससे बड़ी वाली. F की वैल्यू बड़ी वाली यूज करूंगा. And why is that? Because from this very formula we have learned कि frequency और wavelength आपस में inversely proportional होते हैं. So if you want to find out the smallest wavelength, you need to use the highest frequency. If they had asked for the longest wavelength, then you would have used the lowest frequency. Simple है. ठीक है जी. चलें जी. तो आंसर आ गया 1.1 times 10 to the power minus 2 मीटर. अगर आप इसे सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो ये 1.1 सेंटीमीटर बन जाएगा, वरना आप इसे 11 मिलीमीटर्स भी लिख सकते हो. एनीवेज हम ऐसा यूनिट्स में ही लिख लेते हैं. 1.1 टाइम्स 10 टू द पावर. चलो इसको ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म के बजाय लिखते हैं, ऐसे 0.011 मीटर्स, इस तरह लिख लेते. सही है जी, बात समझ में आ गई. क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया. 5 पे चलें. Okay, now we have a question regarding electricity. Power supply is made from several cells, each with the same EMF. Cells are connected in parallel. Okay, what is meant by EMF? पहले तो EMF की definition याद करें आप. Work done. पूरी definition लिखते हैं, बिल्कुल 2 मार्क की है, पूरा एक लफ्ज भी ना छोड़ो, जैसे लिखवा है as it is. और energy transferred. Although एक बात लिखना भी काफी है. From other forms to electrical form, यानी कि chemical से electrical, mechanical से electrical, from other forms electrical to do what? Energy transfer होता है क्या करने के लिए? To drive a unit charge. Unit charge मतलब 1 coulomb of charge where around a complete circuit. इसी से मिलती जुलती definition, but इससे different होती है. किस चीज की definition? Potential difference की. उसमें थोड़े से clear differences हैं, अभी हम उसमें नहीं जा रहे. Complete circuit. One advantage of having several cells in parallel rather than a single cell. So they are not comparing cells in parallel versus cells in series. ठीक है? आपने ये वाला पॉइंट नहीं लिखना कि एक सेल खराब हो गया तो बाकी भी चलते रहेंगे. दैट डजंट मेक सेंस बिकॉज यू आर नॉट कंपेयरिंग द सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल. ऑल्दो लिखा हुआ है, बट ये बिल्कुल बचकाना बात हो जाएगी. ज्यादा बड़ा एडवांटेज क्या है? सिंगल सेल लगा हुआ है और मल्टीपल सेल लगे हुए हैं. किसका ज्यादा एडवांटेज है? एक सेल लगा हुआ है 6 वोल्ट का, यहाँ पे मेरे पास 6 वोल्ट के 2 सेल लगे हुए हैं. व्हाट्स द एडवांटेज? अब ये तो नहीं कहेंगे कि आप वोल्टेज ज्यादा मिलेगा आपको, बिकॉज वोल्टेज तो सेम मिलेगा. So long lasting. Exactly, they will last longer. शाबाश, they will last longer. Although दूसरा वाला पॉइंट भी ठीक है कि इनमें से एक खराब हो गया तो दूसरा चलता रहेगा. It's fine, कोई मसला नहीं है. But this is the point that you should actually understand as well. Now, why would it last longer? तो सेल में से जो करंट पास कर रहा है यहाँ पे, अगर सर्किट की रिक्वायरमेंट है लेट्स सपोज 2 एम्पियर्स, तो पावर सप्लाई में से 2 एम्पियर का करंट पास करेगा एक सेल में से. अब उसको मतलब 2 कूलम्स ऑफ चार्ज पर यूनिट सेकंड पुश करना पड़ रहा है. हर सेकंड में 2 कूलम ऑफ चार्ज. करंट की डेफिनेशन यूज करके बता रहा हूँ. करंट की डेफिनेशन क्या होती है? चार्ज पर यूनिट टाइम. तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 एम्पियर का करंट फॉर एग्जांपल करंट फ्लो कर रहा है पूरी पावर सप्लाई में से, तो एक ही सेल है, उसका मतलब है कि हर एक सेकंड में उसको 2 कूलम ऑफ चार्ज पुश करना है. लेकिन जब 2 सेल लगे हुए पैरेलल में, अब ओवरऑल करंट
पावर सप्लाई में से यहाँ भी 2 एम्पियर ही जाएगा, लेकिन इसमें से 1 एम्पियर और इसमें से भी 1 एम्पियर जाएगा। फायदा क्या हुआ? अब दोनों सेल को आधा आधा काम करना पड़ रहा है, सो दे विल लास्ट ट्वाइस एज लॉन्ग। अंडरस्टूड? सो ये बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे दे हैवंट आस्क्ड यू टू एक्सप्लेन द पॉइंट, यू जस्ट हैव टू से दे विल लास्ट लॉन्ग। ठीक है? सर आप प्लीज दोबारा समझा देंगे व्हाई दे विल लास्ट लॉन्गर? एक सेल की अगर पावर सप्लाई है और उसमें से जो करंट सर्किट का जो लोड है, जैसे ये लोड है ना, और ये ड्रॉ करता है 2 एम्पियर का करंट, तो सेल में से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, राइट? अब 2 एम्पियर का करंट जाने का मतलब है कि एवरी सेकंड 2 coulombs of charge passes through the cell, as in every second it has to supply 6 joules of energy. 6 joules of energy, why? Because it's a 6-volt cell to 2 coulomb charge. बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब एक तरह से एक सेकंड में वो 12 जूल की एनर्जी खर्च कर रहा है। अब इतनी कैलकुलेशन में नहीं घुसते, सिंपल सी बात करते हैं, इसको चार्ज तक ही लिमिटेड रखते हैं बात को। हर सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है? 2 कूलम चार्ज जा रहा है इसमें से। और दूसरे वाले पावर सप्लाई में 2 सेल हैं, अगर करंट देखो, ईएमएफ ये भी इतना ही सप्लाई कर रहे हैं, ईएमएफ इनका भी 6 ही बनता है, उसके अकेले का भी 6 ही बनता है, तो इसका मतलब है जो करंट पुश करेंगे मिलके ये भी 2 एम्पियर ही पुश करेंगे, बट इंडिविजुअली दे बोथ पुश 1 एम्पियर, so 1 coulomb of charge per second, which basically means that they will have to do less work overall, so they will last for longer. Amna kya पूछ रही है sir, I have a question, if a voltage of 4 and voltage of 3 set in parallel, then what the output will be? Then you will actually get a math error, Amna, and that basically that question is never addressed in your syllabus, not even in A levels, because वो एक ऐसी चीज है जो कि थोड़े से हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर है। इवन ए लेवल में भी आप उस चीज को टच नहीं करोगे। उस पर आप एक चीज पढ़ोगे एएस में, किरचॉफ लॉ, और उसमें जब किरचॉफ लॉ लगाने जाते हो आप और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक चीज होती है उसको इग्नोर कर देते हो, तो वहां पर वैसे ही मैथ एरर आ जाता है। इट्स बेसिकली एन अनडिफाइंड इक्वेशन, तो उस चीज को हम टच ही नहीं करेंगे, ना आपको उसकी अभी फिलहाल टेंशन लेने की जरूरत है। ठीक है? रियलिटी में ईएमएफ कोई बीच में आता है दोनों वैल्यूज के, ठीक है? ईएमएफ आता है दोनों वैल्यूज के बीच में, बट राइट नाउ वी आर नॉट कंसर्न विद इट। अच्छा जी, सो दे विल लास्ट लॉन्गर। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करना था अपना पॉइंट। क्यों नहीं एक्सप्लेन करना? क्योंकि कमांड वर्ड है स्टेट, और एक ही एडवांटेज लिखना है। जब बने एक चीज तो आप 2 लिखोगे तो क्या होगा? अगर आप 2 बातें लिख दोगे, दे विल लास्ट लॉन्गर एंड, या फिर आप यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, या फिर दोनों लाइनों में अलग अलग बातें लिख दोगे, तो एग्जामिनर सिर्फ पहली वाली चीज चेक करके चला जाएगा अगले वाले में। उसको पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके पूरे आंसर को चेक करे। उसने एक मांगा है, आप एक ही दोगे। ठीक है? तो जो आपको सही पता है वही वाला लिखो। Okay जी, power supply is connected in series to a resistor of 4000 and a thermistor. Voltmeter is in parallel with the resistor. ठीक है जी। So यहाँ पे आपको नजर आ रहा है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इससे क्या होगा? रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर। अब यहाँ पे हम पोटेंशियल डिवाइडर का एग्जैक्ट इसी तरह का क्वेश्चन हमारे लिटरली आपके जो सबको नोट्स दिए मैंने उसके अंदर लिटरली आंसर हुआ है कैसे, और हमने क्लास में भी किया था। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो थर्मिस्टर के रेजिस्टर को क्या होगा? रेजिस्टेंस को क्या होगा? डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर decreases. Now we know if this is, let's suppose, a 6-volt power supply, then these two share that voltage. वो जो EMF है वो दोनों शेयर करते हैं। शेयर किसको ज्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा? That depends on their resistance, the ratio of their resistance. And क्योंकि इसका रेजिस्टेंस गिर रहा है तो इसका PD, इसके अक्रॉस जो PD है वो भी कम होगा, राइट? मतलब वोल्टेज या PD अक्रॉस थर्मिस्टर will decrease. तो इसका मतलब जो 4000 वाला रेजिस्टर है उसका अपना रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन इनका जो बाय कंपैरिजन अब इसका रेजिस्टेंस उसके मुकाबले में बड़ा होता जा रहा है और इसका कम होता जा रहा है, तो इसका पीडी का शेयर कम होता जा रहा है, उसका पीडी का शेयर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सेल तो अपनी जो कांस्टेंट ईएमएफ है वो प्रोवाइड कर रहा है। सो हम यह बताएंगे कि पीडी अक्रॉस 4000 ओम रेजिस्टर इंक्रीजेस। आंसर हो गया एक तरह से, बट चलो हम लिख देते हैं वोल्टमीटर रीडिंग इंक्रीज करेगी। सो वोल्टमीटर रीडिंग पूरा लिखना है यार, मेरी तरह मत लिखना है ऐसे, सिर्फ टाइम बचाने की कोशिश करना। ओके,
EMF of the power supply is 1.5 volt. Calculate the reading on the voltmeter when the resistance of the thermistor is 8000. Right. तो ये है 8000. कैसे होगा भाई? आपको वोल्टमीटर की रीडिंग चाहिए. So you need the PD across the 4000 ohm resistor. What is the direct way of doing this? Okay, Rehab ने क्वेश्चन किया है, sir, if they were in parallel, then how would it differ? वोल्टमीटर रीडिंग चेंज नहीं होगी रेहाब. शॉर्ट आंसर तो ये है. ठीक है. सर नहीं, मैं फर्स्ट पार्ट की बात करी. अगर हम इसे पैरेलल नहीं रखेंगे तो किस तरह वो उनके थ्रू पीटी डिफर करें? इसी क्वेश्चन की बात करी हो ना? यू आर आस्किंग अबाउट दिस क्वेश्चन. जी फर्स्ट पार्ट. हाँ, तो वो सवाल यही ना कि वोल्टमीटर रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा. सो लेट्स सपोज वी ड्रॉ सर्किट लाइक दिस. ऐसा एक सर्किट बना लेते हैं. ये पावर सप्लाई है और यहाँ पे मैं अपना एक रेजिस्टर लगा लेता हूँ जिस इज माय थर्मिस्टर, और इसके साथ पैरेलल में अपना रेजिस्टर लगा लेता हूँ. अब मैं वोल्टमीटर अगर यहाँ लगाता हूँ, लेट सपोज, तो essentially this voltmeter is not measuring just the PD of this resistor, but it is also measuring the PD of this one as well. क्योंकि दोनों के अक्रॉस PD क्या होता है पैरेलल में? सेम होता है. अब इसका रेजिस्टेंस चेंज होने से बड़े या कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता ओवरऑल PD को इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में या इवन इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में. डजंट रियली मैटर बिकॉज ये दोनों इंडिविजुअली अगर 1.5 वोल्ट की सप्लाई है तो इसको 1.5 वोल्ट और इसको 1.5 वोल्ट बैटरी से हमेशा मिलता रहेगा. सो इट विल नॉट अफेक्ट द वोल्टमीटर रीडिंग एट ऑल. ओके, समझ में आ गया? अच्छा, व्हाट एल्स? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन यार, इसका डायरेक्ट तरीका बताओ ना आमना करने का. इसका डायरेक्ट तरीका हमने क्या पढ़ा है? आई गेस नो ने भी पोटेंशियल डिवाइडर पढ़ तो लिया है. पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला पढ़ो ना. वी आउट हमें यहाँ पे निकालना है, वी आउट. और पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ, जैसे आप डायरेक्टली करंट वर्ड निकालने की जरूरत ही नहीं है. कॉम्प्लिकेटेड होगा ही नहीं, बल्कि आराम से हो जाएगा. कैसे? क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू वी इन. वी इन इज एसेंशियली योर 1.5 वोल्ट्स. तो आप इसको ऐसे यूज करें. आपको 4000 ऊपर रखना है, नीचे 4000 प्लस 8000 रखना है. वैसे तो आप डायरेक्टली भी आंसर बता सकते हो, 0.5 आएगा, लेकिन खैर 1.5. मतलब मैं रेशियो मेथड लगा रहा हूँ तो मेंटली भी पता चल रहा है 0.5 आंसर आना चाहिए, बट स्टिल इसको चेक कर लो. और सर दूसरा मेथड क्या होना था? दूसरा मेथड ये है कि आप पहले यहाँ पे करंट निकालो, दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालो, फिर यहाँ से करंट निकालो, फिर आपको इसके अंदर से करंट पता लग जाएगा. तो इसके ऊपर इंडिविजुअली फिर V इज इक्वल टू IR अप्लाई करो. करके दिखा देता हूँ. सो आंसर आ रहा है 0.5. सो द अदर मेथड इज द वन वेयर यू विल बी प्रोन टू मिस्टेक्स. आई एम प्रीटी श्योर, बिकॉज उसमें फिर कंफ्यूजन यही होती है. V फॉर्मूला तो एक ही होता है, V इज इक्वल टू IR, बट देन व्हेन यू अप्लाई द फॉर्मूला यू गेट कंफ्यूज कि मैं एक रजिस्टर पे लगा रहा हूँ या दो पे लगा रहा हूँ. एनीवेज, वोल्टमीटर रीडिंग है तो उसके साथ वोल्ट्स लिखना चाहिए. तो वो जो दूसरा मेथड है जिसकी बात हो रही है उसको जल्दी से एक दफा टच कर लेते हैं. सबसे पहले आप क्या करोगे? कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालोगे. सो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा कितना? 12,000 ohms. फिर आप निकालोगे करंट. अब करंट जो है वो टोटल निकाल रहे हो आप, लेकिन बट इट इज ऑल्सो द करंट दैट्स पासिंग थ्रू बोथ ऑफ देम. देयर इज नो डिफरेंट करंट. एक ही करंट की वैल्यू होगी विच इज गोना बी V अपॉन R, और वो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा. सो 1.5 डिवाइडेड बाय करंट की वैल्यू आ रही है 0.000125 एम्पेयर्स. अब ये करंट इसमें से पास करेगा, इसमें से भी पास करेगा, बट वी आर इंटरेस्टेड इन द वोल्टमीटर रीडिंग. ये वाला PD चाहिए. तो अब इस पे V इज इक्वल्स टू IR लगा दो. अब व्हेन यू अप्लाई V इक्वल्स IR, तो करंट आपने लिया ये वाला, बट आप किसका V निकाल रहे हो? स्पेसिफिकली आप V निकाल रहे हो ऊपर वाले रजिस्टर का. तो इसको 4000 से मल्टीप्लाई करो और वही 0.5 आ जाएगा. ठीक, ओके. तो ये दूसरा मेथड है. ट्रांसफॉर्मर आ गया भाई.
primary coil of a transformer is connected to the mains supply. The voltage of AC mains is 240. So basically input voltage 240 है primary coil पे. Explain why a voltage is produced in the secondary coil. So transformer की जो working वाला question है, which is very repetitive and you should at this point just remember the answer. But फिर भी चलो इसको step by step explain कर देते हैं. तो जब इसमें से करंट पास करता है प्राइमरी कॉइल में से, तो प्राइमरी कॉइल क्या प्रोड्यूस करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे करके पूरे आयरन कोर के अंदर प्रोड्यूस होगी, एंड विच बेसिकली मींस इट पासेस थ्रू द सेकेंडरी कॉइल एज वेल. तो पहले तो हम ये बताएंगे करंट इन द प्राइमरी कॉइल, in the primary coil produces what? A magnetic flux लिख दो, बेहतर है, मैग्नेटिक फील्ड से बेहतर है. In the iron core which obviously the magnetic field is passes through what? The secondary coil as well, which passes through, या कट थ्रू भी लिख सकते हो. अब मेरे पास जगह कम है, मुझे पता है क्या करना चाहिए. यहाँ पे लिखना चाहिए alternating current, AC current in the primary coil produces a changing magnetic flux. ये जो करंट होगा प्राइमरी कॉइल में, ये एक डायरेक्शन में तो फ्लो नहीं करेगा, ये तो रिवर्स भी होगा हर थोड़ी देर बाद. ये एक वेरिंग करंट है. कैसा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट? इस तरह साइनसॉइडली वेरी करता है. सो हमारा जो करंट है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है. इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऑल्टरनेटिंग है. इट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल डू व्हाट? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल डू व्हाट टू द सेकेंडरी कॉइल? वोल्टेज इंड्यूस कर देगा, ईएमएफ इंड्यूस कर देगा. वेरी गुड. तो आपने जगह जाया नहीं की, बल्कि जो अपना सेंटेंस लिखा था उसी को आपने यहाँ पे एसी लिख के यहाँ पे चेंजिंग डाल दिया. अब आपका काम हो जाएगा. दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है? शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, इंड्यूस का वर्ड यूज करना प्लीज. इंड्यूसेस एन ईएमएफ या वोल्टेज कह लो in the secondary coil. ठीक. There are 5600 turns on the primary and 350 on the secondary. Output voltage निकाल दें. So what formula are we going to use? Transformers की calculation के लिए हम कौन से formulas? 3 formulas हमने पढ़े. Voltage और number of turns वाला, voltage और current वाला, और number of turns और current वाला. यहाँ पे हमें input voltage पता है, VP पता है, और हमें VS निकालना है, और हमें NP भी पता है, और NS भी पता है. तो क्या है वो रिलेशनशिप? रिलेशनशिप है VS अपॉन VP. सेकेंडरी का वोल्टेज ओवर प्राइमरी का वोल्टेज, और वो सिंपली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स है. तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स. तो इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट करो. से VS अननोन है, यहाँ पे आ जाएगा व्हाट 240. अच्छा, NS में क्या आएगा? 350, और यहाँ पे क्या आएगा? 5600. So when you multiply this, what do you get? You get 15 volts as your output voltage. So what type of transformer is it? Step up or step down? किस टाइप का ट्रांसफॉर्मर है ये? नाम बताओ इसका. हमारा इनपुट वोल्टेज ज्यादा है और आउटपुट कम है, तो उसने वोल्टेज को कम किया है, स्टेप डाउन किया है. सो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. बट याद रखो कि जो करंट है वो प्राइमरी में कम होगा और सेकेंडरी में ज्यादा होगा. पावर दोनों साइड पे, अगर 100% आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर है 100%, तो पावर आउटपुट, पावर इनपुट और पावर आउटपुट दोनों बराबर होंगे. खैर, द क्वेश्चन नाउ इज द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू अ 90 watt फिलामेंट लैंप व्हिच ऑपरेट्स एट नॉर्मल ब्राइटनेस. कैलकुलेट द करंट इन द लैंप. तो ये आपको दी हुई है उसकी पावर रेटिंग, और पावर का फॉर्मूला होता है VI.
Now know that the lamp is connected to how much voltage across it? 15 volts. तो 15 volts यहाँ पे पावर है 90 watt, वोल्टेज है 15 और करंट हमें निकालना है, P इक्वल्स टू VI हम यूज कर रहे हैं। 90 डिवाइडेड बाय 15 क्या होता है? 6.0 एम्पेयर। अच्छा, मैं 6.0 क्यों लिखता हूँ? मेक इट अ पॉइंट टू राइट 6.0 because I am writing my answer to two significant figures. ठीक है, चलो जी, सेक्शन ए पूरा हो गया, which basically means के half the paper is kind of done, but हम कोशिश करेंगे सेक्शन बी को जरा और जल्दी करें। Copper is sometimes chosen, कुछ इसमें से पार्ट स्किप भी होंगे because I saw some things which have now been removed from the syllabus, तो वो चीज़ें मैं निकाल दूंगा, अभी जल्दी जल्दी करते हैं। Copper is sometimes chosen as a material to make pans for heating liquids. Copper pan contains water at room temperature. The top surface of the water in the pan cools. Okay, top surface cool हो रहा है क्योंकि evaporation हो रही है, convection current rest of the water to cool. तो ऊपर वाला सरफेस जो है वो कूल हो रहा है बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन। कह रहे हैं बाकी का जो पानी है वो कन्वेक्शन की वजह से कूल हो रहा है। सो लुक एट दिस। अब यहाँ पे हम ज्यादातर जो वी आर यूज्ड टू आंसरिंग द क्वेश्चंस फॉर कन्वेक्शन विद अ हीट सोर्स एट द बॉटम। दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट कन्वेक्शन वेयर अ कोल्ड पार्ट ऑफ द लिक्विड इज एट द टॉप। एक्सप्लेनेशन वही है, बट अब आपने ये नहीं बताना कि वार्म राइज करेगा, बल्कि आपने सिर्फ ये बताना है कि ठंडा वाला जो है वो नीचे आएगा। अब आपने अजबर जो बात की ना, इसको कभी जिंदगी में मत लिखना दोबारा कि मॉलिक्यूल्स इटसेल्फ, जो मॉलिक्यूल होता है ना, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल या इंडिविजुअल एटम, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। आप ये बोलोगे हाँ मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे, ये बोल सकते हो। ठीक है, इस बात को क्लियर रखना प्लीज। मॉलिक्यूल्स करीब आना और मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होना दो अलग अलग बातें हैं। आप जो बोल रहे हो ना मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दैट बेसिकली मींस कि मॉलिक्यूल्स छोटे होंगे, व्हिच यू नेवर एवर राइट। ओके, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा जो पानी है उसका टॉप सरफेस जो है वो कूल है। टॉप सरफेस कूल है तो क्या होगा? मोर डेंस होगा, इसलिए यहाँ से गिरेगा, और जो वार्म वाला है वो उसको ऊपर जाके रिप्लेस करेगा। दिस इज व्हाट सेट्स अप कन्वेक्शन करंट्स एंड दैट इज हाउ द रेस्ट ऑफ द वाटर विल बी कूल्ड। यहाँ पे पानी ठंडा हो रहा है, गर्म नहीं हो रहा। सो हम बताएंगे कोल्ड वाटर at the top is more dense because it contracts. आप ये नहीं बताओगे कि molecules contracts करेंगे अजबर, आप लिख रहे हो कि water contract करेगा, which basically means कि उसके molecules करीब आ रहे हैं। ठीक है, so it sinks and warmer water from the bottom rises as it is less dense. This sets up, ये टर्म आपने हमेशा यूज करना होता है इस क्वेश्चन में, कन्वेक्शन करंट्स which cools, क्योंकि अब ठंडा और गर्म पानी मिक्स हो रहा है तो पूरा पानी जो है वो कूल हो जाएगा, which cools the entire liquid. Copper pan is now placed on a hot plate, switched on. Name the process by which thermal energy passes through the base of the pan. Through का word use हो रहा है। So copper की base बनी हुई है, it's a metal base. मेटल के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होता है, मेटल के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होता है वो कौन सा हीट ट्रांसफर का मेथड होता है? बताओ बच्चों। थ्रू द मेटल, थ्रू अ कंडक्शन। कंडक्शन। मतलब आपसे ये कह रहे हैं कि आपका ये जो पैन है ना, इसका जो बॉटम वाला पार्ट है ये कॉपर का बना हुआ है, इस बेस के अंदर से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है थ्रू इट, that's through convection, and that's because of free electrons as well, vibration of atoms as well as free electrons की movement. Copper remains solid when heated up to 1000. One reason why it is sensible to make a pan out, one other reason
एक रीजन तो ये है कि 1000 डिग्री तक ये मेल्ट नहीं होगा। दूसरा रीजन बताएं कोई और, ये वाला रीजन नहीं रिपीट नहीं कर देना, अदर रीजन बोला हुआ उन्होंने। दूसरा कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर है, वेरी गुड। ऊपर हमने लिख दिया कंडक्शन, तो यही नीचे बताना है कि इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सही, आगे चलते हैं। Water in the pan starts to boil at 100. Pan is heated from 17 until it starts to boil at 100. The specific heat capacity of water is 4200. Pan contains 750 grams of water. Calculate the energy needed to raise the temperature from 17 to 100. So what's the formula that we use for this kind of question? Temperature increase करना है 17 से 100 तक। Temperature increase का जो question होता है उसमें formula क्या use होता है? MC delta C delta T। इसमें Q क्या चीज है? Q क्या चीज है? energy नीडेड, ये चीज जो आपने फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज अननोन। M क्या है? मास ऑफ द वाटर। अब ग्राम्स में बोला हुआ है तो ग्राम्स में यूज कर लूं या केजी में कन्वर्ट करूं? खुद बताओ ये बात, शुड आई कन्वर्ट और शुड आई नॉट कन्वर्ट? रियली डिपेंड्स। इजी तरीका क्या है यहाँ पे? सर कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करेंगे तो केजी में कन्वर्ट करेंगे इसको, और ये हो जाएगा 0.750 kg। अगर मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा, ये ग्राम्स में है, तो यहाँ पे तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो जूल्स पर केजी में दी हुई है। अब इसको जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज दे आर लुकिंग एट अ कंपाउंड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, एंड यहाँ पे एक सिंपल यूनिट है, इसको सिंपली केजी में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है। सो कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। आई थिंक लास्ट पेपर में मैंने ये बात बताई थी। ये हो गया, और टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 17 है। आंसर बताओ भाई। टेन टू द पावर 5 एनर्जी निकाली आपने, तो जूल्स में होगी। ओके, कहाँ पहुंचे हैं अभी तक हम? राइट, चलो चलो चलो। स्टेट टू ways in which boiling differs from evaporation. So boiling और evaporation के कितने differences हैं? 4-5 पढ़े हुए हमने। क्या बता सकते? स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। ओके, तो एक तो ये कि evaporation can happen at any temperature। अच्छा, बच्चे जो है ना वो आधी बात लिख के छोड़ देते हैं कि दूसरी जो बाकी का आधा हाफ है ना वो एग्जामिनर खुद ही जो है वो आपकी बात से एक्सपेंड कर लेगा उसे। नहीं, आपकी बात को एक्स्ट्रापोलेट नहीं करने के लिए बैठा हुआ एग्जामिनर, आपने पूरा डिफरेंस लिखना है। इवेपोरेशन कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर एंड बॉइलिंग ओनली हैपेंस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये एक पॉइंट है, ये 2 पॉइंट नहीं है। दिस इज वन डिफरेंस। ओके, इवेपोरेशन कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर whereas boiling happens only at the boiling point of a liquid, जो भी उसका boiling point है। evaporation सरफेस पे होती है। सबसे जो ऑब्वियस और मेन डिफरेंसेस है हम यहाँ पे वही मेंशन कर देते हैं। evaporation only happens at the top surface, whereas boiling happens throughout। पूरी लिक्विड की बॉडी में बॉइलिंग होती है, और उसकी मेन निशानी क्या है? बबल्स बन रही होती हैं उसमें। दैट्स व्हाट इज बेसिकली द एविडेंस कि भाई बॉइलिंग जो है वो हर जगह हो रही है, पूरी लिक्विड में हो रही है, नीचे से ऊपर तक। हैपेंस थ्रू आउट द लिक्विड। ठीक हो गया जी? ओके। evaporation depends on surface area, boiling does not depend on surface area। ये भी पॉइंट लिखा हुआ है। एनीवेज चलें, पॉइंट्स तो और भी बहुत सारे हैं। At 100 degrees Celsius, the temperature of the water stops increasing, even though energy is still being transferred to the water। तो पानी को एनर्जी आप दिए जा रहे हैं, पानी का टेम्परेचर अब नहीं इंक्रीज कर रहा। So where is that energy going? क्या एनर्जी डिसअपीयर हो रही है? कहाँ जा रही है एनर्जी? सर स्टेट चेंज। Right. So why the thermal energy needed to change the state of the liquid from liquid to gas? अब आप ये बताएं
कि यहाँ पे बॉइलिंग हो रही है, सो आप ये बताएंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस water changes from liquid to gas during this. What happens? क्या होता है? एनर्जी तो मिल रही है, तो एनर्जी कहाँ जा रही है ये बताओ. एनर्जी इज यूज्ड फॉर व्हाट? एनर्जी इज यूज्ड फॉर व्हाट? breaking break bond. the bonds. To break the intermolecular forces. Very good. To break the intermolecular forces. And उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? जब फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं तो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है. एंड to increase the spacing between particles, ये भी लिख सकते हैं and increase their potential energy, but वो अब increase the spacing और increase the potential energy जो है वो आप लिख दो तो वो दोनों एक ही बात कंसिडर किए जाते हैं. So you can write one or the other. लास्ट पार्ट जो है वो हम नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की कैलकुलेशन है. Q इज इक्वल्स टू ml जो है वो यहाँ पे हम यूज किया करते थे, बट द पार्ट इज नॉट इन द सिलेबस एनीमोर. सर इसकी डेफिनेशन तो है ना सिलेबस में? डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद कर लेना. बिल्कुल. सही. अनचार्ज्ड प्लास्टिक रॉड, इसमें से भी कुछ चीजें जो है ना, अभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से भी कुछ चीजें जो इंडक्शन वाली है ना वो काइंड ऑफ सिलेबस से अब निकल चुकी हैं वैसे ऑनेस्टली, लेकिन हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ श्योरिटी नहीं है, लर्निंग आउटकम्स इतने क्लियर नहीं लिखे हुए. तो जिस तरह फिजिक्स मैटर्स में चैप्टर दिया हुआ है ना, वो उसको पूरा ही एज इट इज पढ़ लेंगे. अनचार्ज प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विद एन अनचार्ज वोलन क्लॉथ. सो प्लास्टिक की रॉड जो कि इंसुलेटर है और वोलन क्लॉथ जो कि वो भी इंसुलेटर है, दोनों का आपस में रब कर रहे हैं. रॉड हो गई नेगेटिवली चार्ज. इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, हाउ द रॉड बिकम्स चार्ज इन स्टेट, व्हाट हैपेंस टू द क्लॉथ. सो हाउ द रॉड बिकम्स चार्ज, आप बताओगे रॉड नेगेटिवली चार्ज ही तो उसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन्स की कहानी है. बस आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करना था इस पूरे चैप्टर में. प्रोटॉन्स कहीं भी मेंशन ना करना प्लीज. सिर्फ नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है उसी को मेंशन करना, बिकॉज उसी का ट्रांसफर हो रहा होता है. इलेक्ट्रॉन्स आर transferred from the cloth to the rod. जिसने, तो हमने यहाँ बता दिया कि रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, तो ये बात हमने बता दी. व्हाट हैपेंस टू द क्लॉथ, ये लिख दो ड्यू टू फ्रिक्शन. ये लिख दो ड्यू टू फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इंसुलेटर्स के लिए ही सही काम करती है, और ये दोनों इंसुलेटर्स ही हैं. क्या कह रहे हैं? व्हाट हैपेंस टू द क्लॉथ, द क्लॉथ becomes positively charged. जितना नेगेटिव चार्ज जो है उसके पास है उतना ही इस पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज आया होगा. shows a metal sphere X on a plastic stand. So sphere कंडक्टर का बना हुआ है लेकिन एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर खड़ा हुआ है. Why metals are conductors and plastics are insulators? जल्दी से बता दो. Have free electrons, don't have free electrons. बस इतनी सी बात लिखनी है. The negatively charged plastic rod is held above sphere X. So यहाँ पे अपनी प्लास्टिक रॉड को आप लेकर आए. अब याद रखो ये जो है ना, ये है कंडक्टर. इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका हम साथ बोल रहे हैं फ्री हैं. तो फ्री होने की वजह से वो विद इन द मेटल इलेक्ट्रॉन, कोई मेटल इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से आ सकता है. दे आर फ्री टू मूव if they are repelled or attracted by something from outside the metal. So यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है. टच नहीं कर रही रॉड हमारे स्फीयर को. कह रहे हैं by drawing show the distribution of charge on X. So अब चार्ज शुरू में ये X जो है वो अनचार्ज था, मतलब X के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है. ओवरऑल इट्स
अनचार्ज्ड। होगा क्या कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री टू मूव है, वो कहाँ मूव करेंगे अब रॉड की वजह से, खुद ही बताओ जल्दी से। मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेरी रॉड के करीब आने की वजह से किधर जाना पसंद करेंगे? नीचे। नीचे, क्योंकि वो रिपेल हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, क्योंकि यहाँ ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे, तो दिस प्लेस विल हैव एन एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे आप बनाते हो पॉजिटिव चार्ज, इक्वल ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज बना देते हो। जितने यहाँ बनाए प्लसेस उतने ही प्लस, जितने नीचे माइनस बनाए उतने ऊपर प्लस भी बनाओ। 1 2 3 4 5 6 और 6 ही बनाए मैंने, मेरी मर्जी 8 और 8 भी बना सकता था, 5 और 5 भी बना सकता था, बल्कि 1 और 1 यहाँ पे और बना। तो अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऊपर उन्होंने 7 बनाए, 5 नहीं बनाने चाहिए आपको। ऊपर कितने बने? 7। तो आपके मिनिमम 7 होने चाहिए, 7 से ज्यादा हो सकते हैं बट मिनिमम 7 बनाओ। दिखाने का मकसद ये है कि भाई इसके ऊपर एटलीस्ट जो चार्ज की वैल्यू उतना ही यहाँ पे चार्ज को अफेक्ट करता है। और फिर यहाँ पे जितने माइनसेस बनाओ यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ प्लसेस बनाओ, बिकॉज इट वाज अनचार्ज्ड। ठीक है, अब हुआ क्या है इस बात को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ठीक है, इसको लिखने के लिए भी आता है अक्सर। तो यह हुआ क्या है, असल में मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की कोई मूवमेंट नहीं हुई। रिमेंबर वेयर प्रोटॉन्स आर इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज नॉट गोइंग एनीवेयर इन द मेटल, इट स्टेज पुट। सो प्रोटॉन कहीं भी नहीं गया। हुआ सिर्फ ये है कि यहां से इस ऊपर वाले रीजन से, इस वाले रीजन से इलेक्ट्रॉन्स उठ के नीचे आ गए। सो नाउ यू हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स in this region. That's why this region is overall behaving as a negatively charged object. इस रीजन से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहीं चले गए ना, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या है? डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए इसको मैं पॉजिटिव शो कर रहा हूं। ऐसा नहीं हुआ कि प्रोटॉन्स उठ के यहाँ आ गए। इट्स द थिंग आई हैव रेड 100 टाइम्स, और अभी पेपर में भी बहुत जगह देख रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। नेवर मेंशन द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एवर, कभी भी नहीं मेंशन करनी है आपने, होता ही नहीं है जब एक चीज। ठीक है, बट फिर भी हर बच्चा लिख रहा होता है। अच्छा एनीवेज, जल्दी से आगे चलते हैं। अब क्या कर रहे हैं, वो एक अर्थ वायर ले रहे हैं, अर्थ वायर ले रहे हैं और उसको मेटल स्फीयर से कनेक्ट कर दिया, जबकि रॉड को इधर ही करीब ही रखा हुआ है। अब होगा क्या, व्हाट हैपेंस टू द चार्जेस ऑन द स्फीयर एज द अर्थ वायर इज कनेक्टेड? क्या होना चाहिए? थिंक अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल, दे वर ट्राइंग टू गो न्यूट्रल। हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में, दे वांटेड टू गो अवे, एज फार अवे फ्रॉम द नेगेटिव रॉड एज पॉसिबल। अब वो पहले तो बस यहां तक जा सकते थे, पहले तो वो सिर्फ यहां तक जा सकते थे, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इंसुलेटर में से तो जा नहीं सकते। बट नाउ दे हैव बीन गिवन अ पाथ। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे इधर से निकल जाएंगे, बिकॉज दे आर बीइंग रिपेल्ड बाय द नेगेटिवली चार्ज रॉड। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इनटू द अर्थ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की मेंशन दोबारा से कोई ऐसी बात नहीं करनी कि अर्थ से पॉजिटिव चार्ज है। तो अब मेरे ओवरऑल मेटल की बॉडी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया या लूज किया? पूरी कहानी के एंड पे रॉड करीब लेकर आया, फिर अर्थ कनेक्ट कर दिया। ओवरऑल मेटल ने इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्स्ट्रा लिया या कहीं दे दिया अपने इलेक्ट्रॉन्स? लूज किया ना, सर लूज किए। तो ओवरऑल अब मेरा मेटल क्या होगा, इट विल बिहेव एज अ पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। Now the metal ball will now behave as a positively charged object because it has lost some electrons permanently, जो कि चले गए अर्थ वायर में। अगर आप वायर कट कर देंगे तो वो वापस नहीं आ सकते। The earth wire stays connected। अच्छा, उन्होंने नहीं कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट नहीं किया। Describe the distribution of charge on the sphere। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कुछ ऐसी होगी कि आपके इलेक्ट्रॉन्स तो वहां से निकल गए। ठीक है, टॉप ऑफ द स्फीयर में अभी भी पॉजिटिव दिखाऊंगा, मैंने ड्रॉ करके नहीं बताना। टॉप ऑफ द स्फीयर में अभी पॉजिटिव दिखा रहा हूं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मेरे जा चुके हैं, तो मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं दिखा रहा। अब आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बताना है तो आपने यही बताना है, द टॉप पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, the bottom part
इज अनचार्ज्ड, क्योंकि वहां से तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो आए हुए थे वो नीचे निकल गए, तो वो वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गया, बट ओवरऑल द मेटल हैज अ पॉजिटिव चार्ज नाउ। अब अर्थ वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया एंड देन द नेगेटिवली चार्ज रॉड इज मूव्ड अवे। पहले, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले ये काम किया है, बाद में ये काम किया है। अगर ये उल्टा कर दें तो फिर हमारा डिस्चार्ज दोबारा से न्यूट्रल हो जाता है मेटल स्फीयर, ठीक है। पहले अर्थ वायर को डिस्कनेक्ट किया ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए नीचे को, अब वो वापस ना आ सकें, अब वापस नहीं आ सकते। तो हमारी मेटल ने परमानेंटली, व्हाट हैपेंस टू द चार्जेस इन द स्फीयर एज द रॉड इज मूव्ड अवे, ठीक है। तो अब हम बताएंगे कि हमारा चार्ज जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगेन ये बात नहीं है, कहना ये गलत होगा कि प्रोटॉन्स आपके ओवरऑल मूव कर रहे हैं। हाँ, हम ये करेंगे कि अब अपने स्फीयर को ओवरऑल इस तरह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज उस पर दिखाएंगे, बट अगेन ऐसा नहीं हो रहा कि प्रोटॉन्स जो है वो फैल के सारे रिपेल, देखो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर के ऊपर एक्चुअल मूव कर रहा है। हो यही रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स ही रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, बट द वे दे रीडिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स, व्हाटएवर इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट इन द मेटल, काफी सारे अभी भी रहते होंगे, थोड़े से ही गए, ठीक है, तो जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन वो इस तरह रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे कि हमारे जो मेटल का जो स्फीयर है उस पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बस हमने लिखना जो है बड़ा सिंपल सा काम है कि द लाइक चार्जेस repel, so they are uniformly, सर अगर रॉड पॉजिटिव होता तो फिर जो स्फीयर है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ठीक है। The second metal sphere Y is negatively charged. There is an electric field surrounding Y. What is meant by electric field? A region of space. तीन तरह की फील्ड्स होती हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? A region of space where a mass experiences a force. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? A region of space where a charge. सर इससे पहले वाला पार्ट दोबारा चाहते हैं कि मुझे नहीं समझ आ पा रहा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बेटा अब जब ये वायर कट जाएगी तो अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टक नहीं रहेंगे, बल्कि दे बिकॉज दे रिपेल देमसेल्व्स, सो पॉजिटिव चार्ज इवनली पूरे मेटल के ऊपर इवनली रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बस इतनी सी बात, क्योंकि पॉजिटिव सारे लाइक चार्जेस है ना, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेल करने की वजह से वो करीब करीब नहीं ले सकते, तो ओवरऑल एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पूरे सरफेस पे, ठीक है। हाँ, वो हो किस तरह रहा है उसकी डिटेल में हम जा ही नहीं रहे, हम ये नहीं बता रहे कि प्रोटॉन मूव करके इधर उधर जा रहे हैं, ऑलराइट, तो हम उसकी डिटेल में नहीं घुस रहे और हम ना ही उसको डिस्कस करेंगे अपने आंसर में। रीजन ऑफ स्पेस फिर चार्ज एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स, तो ये मैं डिस्क्राइब कर रहा था। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्क्राइब कर रहा होता तो मैं यहाँ पे लिख देता अ मास, और मास तो हर चीज का होता है, तो एवरीथिंग एक्सपीरियंसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में से उन चीजों में फोर्स लगती है जो कि चार्ज्ड होती हैं। और फिर तीसरी फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में आप लिखोगे वेयर अ मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। रिमेंबर अल्फा बीटा पार्टिकल्स या कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में से जाता है परपेंडिकुलर तो कर्व्ड हो रहा होता है, बट उसका मूव करना जरूरी है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर ये भी कह सकते हो कि अ मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। खैर अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही रहते हैं। कह रहे हैं ये नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है, इसके अराउंड आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना दें, तो ड्रॉ द पैटर्न एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस। कैसा पैटर्न बनता है बेटा? रेडियल। इसको एज नीट एज पॉसिबल करके बनाना। आइसोलेटेड जो चार्ज पॉइंट चार्ज होता है या आइसोलेटेड स्फीयर जो होता है उसका इस तरह का पैटर्न बनता है। अब ये नेगेटिवली चार्ज है तो इस पे जो लाइनें होंगी वो सारी अंदर की तरफ आ रही होंगी, पॉजिटिव चार्ज होता है तो लाइनें सारी बाहर की तरफ आ रही होंगी। बस ये है लास्ट क्वेश्चन। ये अच्छा सवाल है, इसको हम जरा सुकून से कर लेते हैं एंड देन वी आर डन। आज हमने अच्छे टाइम में कर लिया है। सो 1.5 घंटे का टारगेट था, 1.25 घंटे में बस हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है। लास्ट ही है ना ये जी। चलो जी 9 शुरू करें। अब ये अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आ जाओ।
So what you have is protactinium 234 is a radioactive isotope. It decays to uranium. So Pa से U बन रहा है. Okay. Compare the nuclide notation. Compare करो and deduce करो कि क्या एमिट हो रहा है, कौन सी रेडिएशन निकल रही है प्रोटैक्टिनियम से जिससे यूरेनियम बन रहा है. दोनों को कंपेयर करो, दोनों का प्रोटॉन नंबर और मास नंबर बीटा। देखो. कैसे पता चला? कैसे पता चला? प्रोटॉन नंबर 1 से इंक्रीज हुआ और न्यूक्लियॉन नंबर चेंज ही नहीं हुआ. सो ये बीटा में ऐसे ही होता है. तो हमारा यस कहाँ लगेगा? अच्छा, उनका ये था कि मल्टीपल भी एमिट हो सकते हैं. ठीक है, बीटा के अंदर हम यस नो या पॉसिबल है, इसका क्या? अल्फा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, अल्फा तो हो ही नहीं रहा, भूल जाओ. गैमा के बारे में क्या कहोगे? गैमा के बारे में क्या कहोगे कि नॉट पॉसिबल टू टेल। नॉट पॉसिबल टू टेल, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि गैमा रेडिएशन में देखो इक्वेशन में तो कोई न्यूक्लियाइड नोटेशन में तो कोई चेंजेस नहीं आते. देयर इज नो एक्चुअल चेंजेस ऑफ प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर इन द न्यूक्लियस. ऑल्दो अक्सर ऐसा होता है कि अल्फा और बीटा एमिशन के फौरन बाद एक गैमा डिके होता है अक्सर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के अंदर. सो मे भी हो रहा हो, मे भी ना हो रहा हो, बट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हम बता सकें. ठीक है, चलें जी. आसान क्वेश्चन था. द मोस्ट अबंडेंट का मतलब मैंने क्या बताया था? मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप, जो मोस्ट कॉमनली अवेलेबल आइसोटोप है. सो प्रोटैक्टिनियम का ऊपर जो आइसोटोप मेंशन किया था वो था प्रोटैक्टिनियम 234. ये इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है. ये लेस अबंडेंट आइसोटोप है. ये इतना लेस क्या कहते हैं, इजीली अवेलेबल है. ठीक है, ये रेयर है थोड़ा सा. ये वाला ज्यादा अवेलेबल है, प्रोटैक्टिनियम 231. वही एलिमेंट है लेकिन डिफरेंट आइसोटोप है. वो 234 था, ये 231 है. मास नंबर का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है. 231 और 234 क्या है? मास नंबर. एक्सप्लेन बाय रेफरिंग टू देयर न्यूक्लियर compositions why they are isotopes of the same element. Well, they have the same. बस यहाँ पे आइसोटोप की डेफिनेशन ही लिखनी होती है आपने. they have the same proton number of protons but different number of न्यूट्रॉन्स. सिंपल. अच्छा, कितने ज्यादा ये भी बता सकते हो. ठीक है, ठीक है. सवाल रिपीट हो रहा है, 1 मिनट भाई. अच्छा, सवाल जो है वो 2 हिस्सों में उन्होंने किया हुआ है. इतना पार्ट जो है इसको मैं फिलहाल रिडैक्ट कर लेता हूँ. वो कह रहे हैं कि भाई सेम एलिमेंट क्यों है. फोकस इस बात पे था कि आइसोटोप्स है सेम एलिमेंट की क्यों. अब वो ये कह रहे हैं कि ये बताए कि ये दोनों डिफरेंट आइसोटोप्स क्यों हैं तो दोनों आइसोटोप ठीक है, सेम एलिमेंट तो है, लेकिन व्हाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो उनके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, बट अब जो अगली बात थी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाली, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो हमने यहाँ लिखनी है. और वो कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे ये बता सकता है कोई मुझे? 234 और 231 में कितने न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस है? डिफरेंस कितना है? 3 का. प्रोटैक्टिनियम 234 में 3 न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, 231 में 3 न्यूट्रॉन्स कम है. अ टीचर प्लेसेस अ रेडिएशन डिटेक्टर, GM ट्यूब होगी, on a school bench and switches it on. The teacher measures and records the background radiation count rate. You are well aware कि background radiation count rate का क्या मतलब होता है. ठीक. Describe what is meant by background radiation. What is meant by command word का मतलब होता है कि आपने meaning या definition बतानी है. And state 2 significant sources of the background count rate recorded by the teacher. So what is background count rate? इसको कैसे define करते हैं? Count Which rate is always present due to the environment. that is always measured, right? Always present due to surroundings, due to environment, जो भी लिख लो.
ठीक है। और ये भी कह सकते हो कि एक ऐसा काउंट रेट जो सोर्स के ना होने के बावजूद भी आपको मिलेगा, मतलब इवन व्हेन देयर इज नो सोर्स इन द स्कूल लेबोरेटरी राइट नाउ, देयर इज नो रेडियोएक्टिव सोर्स, स्टिल द बैकग्राउंड रेडिएशन इज बीइंग मेजर्ड। सो इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक। तो ये बैकग्राउंड काउंट रेट है, ये एक तरह से आपकी बेसलाइन होती है, आपका एक तरह से जीरो होता है, फॉल्स जीरो आपका होता है, ये आपने यहाँ से देख लिया। दो सोर्सेज कोई बता दो। सो हमने कुछ 4-5 सोर्सेज पढ़ी हैं, सबसे मेन जो सोर्स थी वो याद है? वैसे अगर मैं एक क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक स्टेप आगे लेके जाऊं, कैन यू टेल मी कि ऐसी सोर्स जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है बैकग्राउंड रेडिएशन को? Radon. राइट, रेडॉन गैस emitted from the ground, और Human body. कॉस्मिक रेज, और मेडिकल यूजेस वगैरह जो हो रहे होते हैं, राइट, जो क्या कहते हैं न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह होती है। ऑल्दो न्यूक्लियर टेस्टिंग वाला जो बैकग्राउंड रेट है वो यहाँ पे थोड़ा सा अनलाइकली है। वजह इसकी ये है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स तो बहुत रिमोट एरियाज में होती हैं, शहरों के आसपास और स्कूल्स के आसपास तो नहीं कर रहे ना वो टेस्ट, और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इसी तरह रिमोट एरियाज में होते हैं। सो इट इज बेटर दैट यू राइट अदर थिंग्स जो बिल्कुल नेचुरल सोर्सेज हैं रादर देन आर्टिफिशियल वंस। एनीवेज, teacher moves a sample of next to the detector. So now the source has been brought in. This is the source. इसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं और हमें पता है कौन सी रेडिएशन निकल रही हैं। We have already discovered कि वो बीटा थी। One precaution that ensures the sample is moved in a safe way. So there are many different ones, but हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि use tongs, और क्या लिख सकते हो, tweezers, gloves, लेड लाइन ग्लव्स, राइट, गॉगल्स पहन के रखें, रिड्यूस टाइम ऑफ एक्सपोजर, अपना डिस्टेंस उससे जितना ज्यादा रख सकते हैं रखें। टोंग यूज करने का तकरीबन यही मतलब है। अब आ जाओ जरा सर कॉन्सेप्चुअल सवाल पे आ जाओ। तो बैकग्राउंड काउंट रेट इज मेजर्ड, सो काउंट रेट इज मेजर्ड एवरी 20 seconds with a sample present, then corrected for background। ये इंपॉर्टेंट है। The graph shows the corrected count rate। तो ऊपर से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज शोइंग यू द करेक्टेड काउंट रेट। मुश्किल ज्यादा तब होता अगर वो करेक्टेड काउंट रेट ना शो करते हैं, बिकॉज आपको फिर हर रीडिंग में से 20 माइनस करना पड़ता, राइट। मतलब ये जो रीडिंग है इसमें से 20 इसमें से माइनस करना पड़ता, हर रीडिंग में से 20 आपको खुद माइनस करना पड़ता। बट यू डोंट हैव टू डू दैट एनीमोर, इट इज द करेक्टेड काउंट रेट दैट इज गिवन टू यू। सारी रीडिंग में से टीचर ने खुद ही बैकग्राउंड काउंट रेट माइनस करके यहाँ प्लॉट करवा दी। The curve is a best fit line. Why many crosses do not lie on the curve? तो हमने ये fluctuations के बारे में पढ़ा था कि fluctuations की क्या वजह है, याद है? Sir, Why do we emission have- random पे होती है, random process है तो gap के साथ होती है। Because radioactivity is a random process। बस इतनी सी बात। Because radioactive decay is a random process। बस इतनी सी बात काफी है। Because radioactive decay is a random process, so reading, क्योंकि 2 मार्क का है तो थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो रीडिंग में फ्लक्चुएट, और इसलिए आपका जो कर्व है वो स्मूथ बन नहीं सकता, मतलब आपको बेस्ट फिट का ही बनाना पड़ेगा। में फ्लक्चुएट, अच्छा जी। उसके बाद है यूजिंग फिगर 9.1 डिटरमिन द हाफ लाइफ। चलो मैं वेट करता हूँ, मुझे कौन बता सकता है ऐसा जवाब। जल्दी जल्दी से जो है वो अब आप मुझे हाफ लाइफ की वैल्यू यहाँ से दे दो। कितने मार्क का क्वेश्चन है? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। सो आई वुड से कि यार आप एक दफा नहीं बल्कि इसमें से 2 दफा रीडिंग लो और उनकी एवरेज निकालने की कोशिश करो, ठीक है। सो रादर देन जस्ट यूजिंग 1 हाफ लाइफ, आप 2 दफा निकालो और फिर उसके बाद जो है उसको, और मेक श्योर दैट यू डू नॉट यूज द प्लॉटेड पॉइंट्स बट यू यूज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, द कर्व ऑफ बेस्ट फिट इन ऑर्डर टू फाइंड योर आंसर। सो इनिशियल रीडिंग क्या है? 60 से एक डॉट नीचे है, विच मीन्स इट्स 58 इनिशियल रीडिंग है। मुझे बताओ हाफ लाइफ यहाँ से निकाल के क्या आ रही है। आंसर की उन्होंने रेंज दी हुई है, आपका रेंज के अंदर अंदर आंसर लाया करता है तो बहुत अच्छा है। सर आंसर की रेंज क्या दी हुई है? पहले आप अपना आंसर तो बताओ मुझे यार, मैं पहले ही रेंज बता दूं। 72। ठीक है, रेंज में है।
तो भाई करना क्या होता है, यहाँ से आप लेते हो इनिशियल रीडिंग, दिस इज 58। 58 का हाफ क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द हाफ ऑफ 58? 0,58 लिया मैंने। 58 का हाफ क्या होता है, क्योंकि एक हाफ लाइफ के बाद क्या होता है, ये रीडिंग 58 से आधी हो जाएगी। 58 का हाफ क्या होता है भाई, 29। 29। तो 29 मैं y एक्सिस पे ढूंढता हूँ, लेट मी फाइंड 29 ऑन द y एक्सिस व्हिच इज गोना बी समवेयर ओवर हियर। ये एक हाफ लाइफ मैंने निकाल ली, बट आई डू दिस अगेन फ्रॉम द ग्राफ। 29 का भी हाफ करो, पहले तो ये वाली बताओ, ये वाली रीडिंग कितनी आ रही है। सो ये आ रही है कितनी, 40, यानी क्या, कितना बड़ा स्केल लिया हुआ है, 80 और 40 डिवाइडेड बाय 10, ये एक बॉक्स 4 के बराबर है, तो 44, 48, 52, 56, 60, 70 64, 68, मेरे पास 68 आ रहा है अभी यहाँ पे। तो पहली हाफ लाइफ आ रही है 68 और सेकंड्स में है, ठीक है, पहली हाफ लाइफ आ रही है 68। हाफ लाइफ रहती कांस्टेंट ही है, बट क्योंकि ये एक एक्चुअल प्रैक्टिकल डाटा है तो इसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आ सकती है। तो अब एक ट्राई और करो, अब 29 का आधा करते हैं। 29 का आधा होता है जी 14.5। 14.5 कहाँ पे होगा, इट्स हार्ड टू फाइंड 14.5 ओवर हियर। ये 10 है और ये क्या है 12, 14, बस सही है, 14 पे चले जाते हैं। ये रीडिंग क्या है, 120 और 160 के बीच में क्या आता है 140, विच मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम और गुजरा है, फर्दर हाफ होने के लिए रीडिंग को कितना टाइम लगा, 140 माइनस 68 अराउंड 72। तो मैंने दो अपनी हाफ लाइफ्स निकाली, राइट, मैंने दो हाफ लाइफ्स निकाली अपनी, मैंने कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट चूज किए और मैंने कहा मेरी एक दफ़ा आ रही है 68 के आसपास और एक दफ़ा आ रही है 72 के आसपास। तो 68 और 72 का मैं क्या ले रहा हूँ, एवरेज ले रहा हूँ, which is gonna be 70 and I'm going to give the unit as well। अब रेंज थी 66 से लेके 73.5, तो उसके बीच में कोई भी आंसर एक्सेप्टेबल है, ठीक है बेटा। लास्ट, जब इतना अच्छा उन्होंने बड़ा सा ग्राफ बना के दिया ना मेहनत करके, तो आपसे भी थोड़ी सी मेहनत एक्सपेक्टेड है कि आप 2 दफा रीडिंग लेके एवरेज करेंगे, वरना आप जो है वो एक ही दफा लेके कर दो। अगर रफ ग्राफ बनाया है उन्होंने, रफ स्केच दिया हुआ है। यूरेनियम 235 इज फॉर्म्ड, ओके, ये आपका प्रोडक्ट है, एंड इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव। तो समझो इससे बन रहा है यूरेनियम एंड इट इटसेल्फ इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव, तो इससे भी कुछ बनेगा, ये खुद भी कुछ एमिट करेगा, ठीक है। ये क्या एमिट कर रहा था, ये बीटा एमिट कर रहा था। अब ये पता नहीं क्या एमिट करेगा और इससे पता नहीं क्या बनेगा, बट ये खुद एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अब इसकी हाफ लाइफ क्या थी, इसकी हाफ लाइफ थी, हमने देखा 70 सेकेंड्स ओनली। सो 70 सेकेंड्स, वुड यू कंसिडर इट अ शॉर्ट हाफ लाइफ और अ लॉन्ग हाफ लाइफ? पहले तो बात लॉन्ग 70 सेकेंड्स, 70 सेकेंड शॉर्ट। शॉर्ट हाफ लाइफ। सॉरी सर अब उसकी कंपैरेटिवली देखो ना, यूरेनियम की कह रहे हैं हाफ लाइफ है मेनी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, सो ऑब्वियसली इसकी हाफ लाइफ हम कहेंगे कि शॉर्ट है और इसकी जो है वो हाफ लाइफ बहुत ज्यादा लॉन्ग है, राइट। Explain why the radiation from uranium 234 does not affect the count rate in the experiment। यूरेनियम की हाफ लाइफ बहुत लॉन्ग है। लॉन्ग हाफ लाइफ का क्या मतलब है, डिके फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है? द स्लो रेट ऑफ डिके। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरेनियम से, देखो जो क्या नाम था इसका, ये जो हमारा ओरिजिनल न्यूक्लियस था, प्रोटेक्टिनियम से जो एमिशंस निकल रही हैं वो डिटेक्ट हम करना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रोटेक्टिनियम यूरेनियम में कन्वर्ट हो रहा है, यूरेनियम खुद भी कोई रेडिएशन एमिट कर रहा है। अब वो जो रेडिएशन आ रही है वो भी हमारा काउंटर पिकअप, हमारा जो काउंटर है वो पिकअप करेगा। बस मसला सारा ये है कि उससे हमारी रीडिंग्स इनएक्यूरेट हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि यूरेनियम जो है
वो इतना स्लो डिके करता है कि आपकी जो एमिशंस डिटेक्ट हो रही हैं उसमें से बहुत ही कोई छोटी स्मॉल परसेंटेज होगी जो यूरेनियम की होगी, बिकॉज इट डिकेज वेरी स्लोली, बहुत ज्यादा स्लो डिके करता है, बहुत देर बाद जाके उसका कोई न्यूक्लियस जो है वो डिके करना शुरू करेगा। सो पहले तो आपने बताना है कि यूरेनियम की हाफ लाइफ बहुत लॉन्ग है तो इसलिए वो स्लो डिके करता है, द वर्ड स्लो शुड बी देयर, ठीक है, या उसका रेट ऑफ डिके स्लो है, कम है, इस तरह बात करोगे। तो इसलिए आप बताओगे कि काउंटेड ड्यू टू यूरेनियम जो होगा, जो यूरेनियम की वजह से सिर्फ जो काउंटेड आ रहा है सैंपल में से, वो प्रोटेक्टिनियम के मुकाबले में बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, ये बताना है हमें, ठीक है। सो आप बताओ यूरेनियम डिकेज वेरी स्लोली, तो इसकी एक्टिविटी बहुत कम होगी बिकॉज इसकी हाफ लाइफ क्या है, बहुत लॉन्ग है। सो काउंट रेट ड्यू टू यूरेनियम इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू, क्या था वो, प्रोटेक्टिनियम जिसका उन्होंने नाम लिखा हुआ है। सो हमारी रीडिंग्स में जो एरर आएगा वो बहुत स्मॉल आएगा। सो एरर इन आवर रीडिंग, अभी आखिरी पॉइंट वैसे ही बस अपनी बात को एलेबरेट कर रहा हूँ, लेकिन इतना बस जरूरी नहीं, हमने मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं, इज वेरी स्मॉल, डजंट मेक अ बिग डिफरेंस टू द क्वालिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, आई गेस वी आर ऑल डन विद द पेपर। ये आसान था शायद थोड़ा, एटलीस्ट सेक्शन ए तो इसका आसान था, बाकी भी कोई इतना ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आया। एनीवेज अगले क्लास में देखते हैं कौन सा पेपर करना है। आई गेस हम 22 के ही जो बचे हुए वेरिएंट्स हैं वो कर लें या फिर कोई और ईयर्स कर लें। अब जहाँ तक मुझे याद है मेरे चैनल पे 19, 20, 21 और 22 के जो सेकंड वेरिएंट्स हैं वो सारे अब अपलोडेड हैं, अक्टूबर एज वेल एज द मई जून। तो अब जो मई जून और अक्टूबर के जो वेरिएंट 1 है 2121 हम वो करना शुरू करते हैं। आई थिंक रिवर्स में जितने हो जाए रमजान में देख लेते हैं, ठीक है। चलो अपनी प्रैक्टिस साइड बाय साइड फिर भी करते हो, और ख़ासतौर पर मुश्किल जो चैप्टर्स आपको लगते हैं उसका टॉपिक लाजमी करो। चले जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। आप कह रहे हो सर माइनस वाला बता दें, माइनस वाली क्या बात पूछ रहे थे बेटा? सर वो आपने ना काउंटर रेट पे बताया था ग्राफ पे कि